जब आप बिहार के डीजीपी थे, तब बिहार के थानों के लिए या फिर जो ओपी होते हैं, उसके लिए कुछ अलग किया क्या सर आपने? अलग मतलब थाना। जैसे सीसीटीवी लगवाना या फिर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम, निर्देश, और आईपीएस बनना भी नहीं चाह रहे थे। तो उसके बाद फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगल राज कोई मतलब जो रजिस्टर। आरोप पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नाम रख, कोई गाने पुराने ज़माने के या अभी के कोई फ़ेवरेट गाने हैं तो 1-2 लाइन गुनगुना दीजिए तो। नहीं याद है। कोई गाना सर, कभी नहीं अकेले बैठते नहीं होंगे तो। नहीं नहीं कार्यकाल के दौरान धमकी वगैरह मिला है क्या सर आपको? कभी खेती-वेती किए हैं सर? मैं जब एक पोजीशन पर हूँ तो जिसको जो प्रेशर लगाना हो वो अपने आप फील करेगा, मुझे उसकी फीलिंग नहीं होगी। लेकिन मेरे पिताजी भी आईपीएस थे 1951 बैच के। सर पुलिस अधिकारी पे समाज के कई वर्ग हैं या फिर आम जनता को ही देख ले तो जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, और अभी भी बिहार में कहीं ना कहीं ऐसे केसेज आते हैं जहाँ पे पुलिस को बिकाऊ कहा जाता है। तो इससे बिहार की छवि कहीं ना कहीं, हर स्टेट में होता होगा लेकिन हम बिहार के हैं, आप बिहार के हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार का चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने तमाम लोगों का जीवनी सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसा जीवनी आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। अभयानंद सर हमारे साथ मौजूद है। सर का सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। धन्यवाद। सर के बारे में बहुत सारी अनसुनी बातें हैं जो हम सर से ही जानेंगे। और सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग सर जानना चाह रहे हैं कि आप किस प्रकार के बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। मेरे पिताजी भी आईपीएस थे 1951 बैच के। वो भी बिहार कैडर ही में थे और 28वें डीजीपी बने वर्ष 1985 में। मैं उनके बाद 48वां डीजीपी बना 2011 में। तो पृष्ठभूमि एक आईपीएस ऑफिसर के बेटे की थी। परिवार बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में था। मेरा गांव है चिताप, जो शेरघाटी अनुमंडल में है, गया जिले के। खेती होती है, अपनी खेत है हमारी। कभी खेती वेती किए हैं सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, किस चीज़ की खेती कर रखे हैं? धान हाँ, ही ज़्यादा होता है हमारे अच्छा। यहाँ, गेहूँ कम है, काफ़ी कम है। जी। तो मैंने कटनी भी करवाया है और रोपनी भी करवाया है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई सर आपकी? स्कूलिंग सेंट जेवियर्स पटना और सेंट माइकल्स पटना से हुई। कॉलेज एक साल फिज़िक्स पढ़ने के लिए मैं रामजस कॉलेज गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 3 साल का कोर्स था, 1 साल हमने किया एक कारणवश, जिसकी चर्चा मैंने विस्तार से की है अपनी किताब में। छोड़ के चला आया पटना यूनिवर्सिटी और फिर यहाँ से फ़िज़िक्स ऑनर्स किया, टॉप किया अपने यूनिवर्सिटी में, बेस्ट ग्रेजुएट रहा। संभवतः रिकॉर्ड मार्क्स थे और हैं। और बीएससी करने के तुरंत बाद यूपीएससी की परीक्षा दी हमने। सर आप फिजिक्स में रिसर्च करना चाह रहे थे ये और आईपीएस बनना भी नहीं चाह रहे थे, तो उसके बाद फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में था तो मुझे ऐसा लगा कि अगर फ़िज़िक्स में रहना था तो मुझे वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रह जाना चाहिए था, क्योंकि सिलेबस के लेवल में गैप बहुत बड़ा था। और अगर रिसर्च करना था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट कोर्स डेफिनेटली मच बेटर था, हायर लेवल का था। तो जब मैं यहाँ आ गया और यहाँ आगे बढ़ गया तो मैंने सोचा कि अब फिज़िक्स में बहुत आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगा। तो मैंने यूपीएससी की परीक्षा दे दी और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। यूपीएससी की तैयारी भी किया था कैसे आपने? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। फ़िज़िक्स तो जो पढ़ा था मैं जानता था, स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट था, यही दोनों हमने ले लिया यूपीएससी में। इंग्लिश चूँकि अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े थे इसलिए परेशानी नहीं थी। और ऐसे वैसे लिखता, जनरल स्टडीज़ ठीक था, अवेयरनेस था मेरा। तो ऑलमोस्ट ऑफ हैंड, कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं किया। अच्छा, कितना रैंक आया था सर आपका? रैंक जो यूपीएससी और एकेडमी के बाद जो मैं आया फाइनल आईपीएस के लिस्ट में, ऑल इंडिया रैंक 9th या 10th था जी। और बिहार में नंबर 1 था। अच्छा। उसके बाद का जर्नी कैसे मतलब उस टाइम जंगल राज भी माना जा रहा था सर। जंगल राज कोई मतलब जो रजिस्टर। आरोप पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नाम रखा गया आपका का। वो तो जब से, अगर वही डिफाइंड है कि जब से वो आए तब से जंगल राज है, तो
वो तो डेट लिखा हुआ है कब से हुआ है। इशू ये नहीं है जंगल राज कभी से आया हो। इशू ये है कि जब ये सरकार आई थी 2005 में, जी, तो एक इच्छा हुई थी प्रबल की अराजकता को समाप्त करना चाहिए। जी, अराजकता को समाप्त करने का तो एक ही रास्ता था कि राजक अप्रोच हो उसका। राजक मतलब कानून का अप्रोच हो। जी। तो कानून का अप्रोच हमने ट्राई किया और कुछ सफलता मिली उसमें। अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने उसके बाद आपका कुछ अनुभव अलग रहा है, वो थोड़ा-सा शेयर कर सकते हैं? एक दायित्व मिला था कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए। तो मैंने भी फिक्स कर लिया था कि जो भी होगा वो कानून के ही दायरे में रह करके होगा, कानून के बाहर कुछ नहीं होगा। नई नई समस्याएं आएंगी, जो समस्या आएगी वो कानून के ही माध्यम से सॉल्व होंगी। उसका तरीका जो होगा वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की बुद्धि के माध्यम से आएगा। अच्छा, कार्यकाल के दौरान धमकी वगैरह मिला है क्या सर आपको? नेवर। कभी नहीं? या फिर नहीं बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नेवर। हुँ, क्योंकि आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा होगा क्योंकि इतने लोग अफेक्टेड हो रहे थे और फिर भी धमकी नहीं मिल रही थी। उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। जी, एक पुलिस ऑफिसर अपराधियों का पीछा नहीं करता है, वो अपराध का पीछा करता है। अगर एक पुलिस ऑफिसर अपराधी के पीछे हाथ धो के पड़ेगा तो उसको परेशानी होगी। मैं कभी अपराधी के पीछे नहीं पड़ता था, मैं अपराध के पीछे पड़ता था कि इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। अगर एक जैसे किडनैपिंग है तो किडनैपर्स का हम पीछा क्यों करेंगे, हम किडनैपिंग क्यों हो रहा है इसके पीछे लगेंगे। और वो पीछे हम लग करके कोशिश किए और हमको सफलता मिल रही थी। अच्छा, बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार काम करना चाहिए? प्रिंसिपल एक ही है, आपका ढाल अस्त्र कानून है और आपका खड्ग और तलवार भी कानून ही है। सर, पुलिस अधिकारी पे समाज के कई वर्ग हैं या फिर आम जनता को ही देख लें, तो जल्दी भरोसा नहीं कर पाते और अभी भी बिहार में कहीं न कहीं ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ पे पुलिस को बिकाऊ कहा जाता है। तो इससे बिहार की छवि कहीं न कहीं हर स्टेट में होता होगा, लेकिन हम बिहार के हैं, आप बिहार के हैं, तो कहीं न कहीं बिहार का चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? आप पर अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अपने अंदर झांक के देखिए। कोई आदमी आया है आपके पास और वो आपसे कुछ मांग रहा है तो उम्मीद के साथ कि आप ऑनेस्टली उसको देंगे। आप अगर नहीं दे पा रहे हैं तो रीज़न ढूंढिए। डिसऑनेस्टी इज़ अ गुड रीज़न, किसी का काम हो या नहीं हो, लेकिन अगर उसको लगे कि इसने जो भी निर्णय लिया एक अपनी तरफ से ऑनेस्ट निर्णय लिया है तो परेशानी ज़्यादा नहीं सर, होगी। कहीं न कहीं बहुत दुःख होता है, समाज में कई तरह की घटनाएँ घटती हैं और लोग हमारे पास भी आते हैं और भी बहुत सारी जगह जाते हैं, तो पता चलता है कि अगर समाज के पिछड़े वर्ग के लोग अगर थाने में जाते हैं एफआईआर करवाने, तो थाने के लोग कभी-कभी प्रेशर में छोटे-मोटे जनप्रतिनिधि के प्रेशर में, विधायकों के प्रेशर पे, सांसद के प्रेशर में लोग पैरवी लगा के एफआईआर तक नहीं करने देते हैं। प्रेशर पर आपकी चर्चा हो रही है कि प्रेशर होता है या नहीं, और होता है तो क्या करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि प्रेशर तभी होगा जब आप उसको फील करेंगे। मैं जब एक पोजीशन पर हूँ तो जिसको जो प्रेशर लगाना हो वो अपने आप फील करेगा, मुझे उसकी फीलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वो कोई ख़ास बात बोल रहा है जिसमें उसका कानूनी डायमेंशन है, आयाम है उसका, तो मेरा कान खड़केगा कि इसमें कोई कानूनी आयाम है, तो हम कोशिश करेंगे समझने का। लेकिन अगर कानूनी आयाम नहीं है, आयाम ये है कि मैं इस पद पर हूँ इसलिए तुमको मेरी बात सुननी होगी, ये प्रेशर तो असंभव है। अच्छा, बिहार में भ्रष्टाचार को किस स्तर पे देखते हैं सर आप? भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्या करना चाहिए, इसको भी मैंने अपनी किताब में जी। जिक्र किया है। वाई शुड यू बी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन हमने रेज़ किया है बुक में, वाई शुड यू बी ऑनेस्ट। और हमने 3700 साल इस क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर डायमेंशन में देखने की कोशिश की है और अंत में हमने पाया है कि शायद ये उत्तर सही है। आदमी को ईमानदार क्यों होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि ईमानदारी एक वे ऑफ लाइफ है। आपको उससे संतुष्टि मिलती है तो आप बेशक रहिए ईमानदार।
लेकिन ये मत समझिए कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं ईमानदार होकर के। अगर एहसान कर रहे हैं या ईमानदार हो के आप कष्ट में रह रहे हैं तो बिना हिचक के उसको छोड़ दीजिए। कष्ट क्यों अपना रहे हैं, क्यों कष्ट में क्यों रह रहे हैं? इसलिए मेरा आंसर है, अगर आप ईमानदार हैं तो ये आपका वे ऑफ लाइफ है, आप उसको जिए और उसमें आनंदित रहिए। अच्छा सर, हम ये प्रश्न करना चाहेंगे कि जब आप बिहार के डीजीपी थे, तब बिहार के थानों के लिए या फिर जो ओपी होते हैं, उसके लिए कुछ अलग किया क्या सर आपने? अलग मतलब थाना। जैसे सीसीटीवी लगवाना या फिर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम, निर्देश? बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर भ्रष्टाचार रोकने पे मेरा कोई बहुत अधिक भरोसा नहीं है। ये लीडरशिप से आता है। अगर आप एक लीडर ऐसा होगा जो अपने बिहेवियर से दिखा देगा कि वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा, दूसरों के भ्रष्टाचार, चूँकि उस पर दायित्व है पूरे विभाग का, तो अपने आप वो घटने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन घटता ज़रूर है। मेरा मानना है कि अगर आपको बनाया गया है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कुछ हद तक रोक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने से एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिएगा तो इसका मैसिव असर पड़ता है। तो द लीडर हैज़ टू सेट एन एग्जाम्पल। अभयानंद सर का नाम लेने के बाद सिर्फ डीजीपी ही नहीं बल्कि एक सुपर 30 नाम का भी टैग जुड़ता है, तो उससे जुड़ने और हटने की कहानी सर थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताएँ? कोई रेगुलर प्रोसेस में नहीं हुआ था, चांस की बात थी। पढ़ाने का शौक़ था, अपने बच्चों को पढ़ाता था। एक मौका मिल गया, वो भी चांस से मिला, बड़े पैमाने पर पढ़ाने का, क्लासरूम में पढ़ाने का, और वो फिर इतिहास बन गया है। अब आप इतिहास तो पढ़ चुके हैं लोग इस। सर, आप मूवी देखते हैं या नहीं देखते हैं? ऑलमोस्ट नहीं। अच्छा, कोई गाने पुराने ज़माने के या अभी के कोई फ़ेवरेट गाने हैं तो 1-2 लाइन गुनगुना दीजिए तो। नहीं याद है। कोई गाना सर, कभी नहीं, अकेले बैठते होंगे तो नहीं, नहीं, वो गुनगुनाने का तो 1 लाइन सर स्कोप हमारे दर्शकों के है लिए। ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। स्कोप ही नहीं है, याद भी नहीं रहता। अच्छा, अच्छा। चलिए बहुत धन्यवाद सर। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बहुत धन्यवाद।